सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मधुबाला पांचाल और आप सभी का स्वागत है हमारी ऑन द राइट वे क्लासेस में। मैं स्वागत करती हूँ सभी का, तहे दिल से स्वागत है और गुड मॉर्निंग सबको। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकता का आणविक सिद्धांत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकता। पहली बात कि वंशागति के आणविक सिद्धांत है ये, लेकिन कहीं चैप्टर के अंदर जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके अंदर चैप्टर दे रखा है कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब जो चैप्टर है अभी की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा मैंने, तो ये चैप्टर लिखा वंशागति के आणविक सिद्धांत, और दूसरी जो एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अंदर लिखा हुआ वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका खुद का चैप्टर है। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकता। सबसे पहले विविधता। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है आनुवंशिकी, जेनेटिक, वंश। जो बायोलॉजी है ना, मैंने बताया था कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज है, जिसमें से एक ब्रांच है आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी के अंदर हम दो ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं। उन्हें हम पहली है वंशागति, इनहेरिटेंस, और एक है विविधता। ठीक है, तो हम उसके अंदर अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी क्या है जिसके अंदर हम बात करते हैं वंशागति की। इसके अंदर हम बात करेंगे वंशागति। आनुवंशिकी क्या है, यानी आनुवंशिकी जो अपने अंदर लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उन आनुवंशिकी होता है वो, ये ब्रांच है। लेकिन हम बात करें वंशागति की, तो वंशागति आपने सबने देखा होगा और सुना भी होगा। एक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर समझते हुए चले इस चीज़ को, तो आपने सुना होगा, देखा होगा, जो जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तब वो 2 मंथ के बाद 2 मंथ का हो जाता है, तब उसमें क्या है, वो जो चेंजेस आते हैं। चेंजेस का मतलब कैसे कि उसके नाखून जो है उसकी मम्मी की तरह है, यानी उसके माथा जो है यहाँ से सिर जो है वो उसके पापा को गया है, मुंह है जो उसकी मम्मी को गया है, या उसका जो लंबाई है या फिर उसकी जो चाल है जो है ना, वो क्या उसकी फैमिली में किसी को भी गया है। तो ये क्या है, वंशागति है। यानी जो लक्षण है वो जन्म से लेके आता है। वो लक्षण जो है उसके जनक जो है, कौन, जनक पेरेंट। क्या है, पेरेंट कह सकते हैं इसको, है ना, पेरेंट होते हैं पर ये। हाँ, तो जनक से क्या है, वो बच्चा जो है लक्षण लेके आता है। उन लक्षणों को ही क्या कहा जाता है, वंशागति। वो लक्षण लेके आता है ना, उसमें लक्षण लेके आ रहा है। जैसे हाथ अलग है, उसकी माँ को गया, मुंह है उसकी मम्मी को गया, पैर है पापा को गया। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि यार इसकी शक्ल कितनी इसके पापा की जैसे मिलती है। जैसे अभी मेरी जो फेस है वो मेरी मम्मी को गया, और मेरी जो चाल है, मेरी जो लंबाई है वो मेरे पापा को गई है। तो ये क्या है, जनक है ना। तो जनक से क्या है, वो लक्षण लेकर आता है। वो बताऊंगी कि कौन लेकर आता है और कैसे लेकर आता है। धीरे धीरे सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम। तो वंशागति के अंदर जो वो लक्षण लेके आता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वंशागति। अब हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में समझे, साइंस की लैंग्वेज में समझे, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण या लक्षणों का जाना ही आनुवंशिकी वंशागति कहलाता है। हाँ, वंशागति कहलाता है। फिर बात करें हम विविधता की, इनहेरिटेंस। ये तो है इनहेरिटेंस, और इन कहते हैं विविधता। हाँ, विविधता की बात करें तो विविधता की बात करते हैं। विविधता जैसे वो बच्चा जन्म लिया, ठीक है, बच्चा जन्म लेके आता है, तो उसके अंदर क्या है, वो लक्षण लेके आया, तो उसका जो लक्षण है वो अपने माता पिता के समान है, लेकिन वो पूरा अपनी मम्मी और पापा या फिर उसकी फैमिली में मेंबर्स जो है उनकी तरह नहीं है। वो अलग, थोड़ा सा चेंज है उसमें। क्यों चेंज है, क्योंकि उसमें विविधता पाई गई। यानी हर एक मनुष्य उसके सेम टू कॉपी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। कॉपी टू कॉपी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कारण क्या है, विविधता का। यानी लक्षण जो आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं उन लक्षणों से, जिसका थोड़े से लक्षण उसके पिता के हैं, थोड़े लक्षण उसकी फैमिली के हैं, मतलब वो अपने देखते हैं, और कुछ लक्षण उसकी माँ के हैं और कुछ लक्षण उसके खुद के हैं। तो वो लक्षण क्या कहेंगे, विविधता कहलाता है। फिर हम बात करें
हाँ, फिर हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। आनुवंशिकी की खोज आनुवंशिकी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर और नीट के अंदर भी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। फिर बात करें हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद आते हैं बेटसन नाम के वैज्ञानिक। बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन किया। कब किया? तो 1909 के अंदर किया, ठीक है। आनुवंशिकी की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। और हम बात करते हैं दूसरे की, तो बेटसन नाम के वैज्ञानिक थे, बेटसन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन किया। यानी आनुवंशिकी शब्द देने वाले कौन थे? तो बेटसन नाम के वैज्ञानिक थे, याद रखना। हम तीसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं, हम टी और एच मॉर्गन। टीएच का मतलब क्या है? तो टीएच मॉर्गन थॉमस हंट मॉर्गन कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन थे। ड्रोसोफिला पर काम किया। ड्रोसोफिला पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो थॉमस हंट मॉर्गन थे। फिर हम बात करें, इन्हें प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। इन्हें हम प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। मैं मिटा सकती हूँ इसको। तो प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। फिर हम बात करें गेरोड नाम के वैज्ञानिक थे। गेरोड नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने उपापचयी जो रोग होते हैं उनकी खोज की। अब सोच रहे होंगे कि उपापचयी रोग क्या होते हैं? उपापचयी रोग एकदम क्लियर समझना इस चीज को कि उपापचयी रोग क्या होते हैं। उपापचयी यानी जिसमें एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, उन्हें उपापचयी रोग कहते हैं। जैसे हम समझते हैं डीएनए होता है, ठीक है। जैसे मिटा सकती हूँ मैं इसको, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। इसके कहीं ना कहीं इस वाले भाग में, छोटे से भाग में, यहाँ पे, ठीक है, डीएनए है। ये डीएनए के अंदर छोटे से भाग में जीन पाया जाता है। अब ये जीन आरएनए का निर्माण करेगा, कहीं ना कहीं किसका निर्माण करेगा? आरएनए का निर्माण करेगा। ये आरएनए कहीं ना कहीं प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, और प्रोटीन किस में पाया जाता है? देखो, एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। जिसके अंदर हम देख के बात करें, ये डीएनए है। डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं जीन पाया जाता है। जीन के अंदर कहीं ना कहीं आगे चलकर आरएनए का निर्माण करता है। ये आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन एंजाइम के अंदर पाया जाता है। ये बात समझ आई? यानी पाया नहीं जाता, और ये प्रकृति का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है। तो हम बात कर सकते हैं ऐसा कि ये जो कौन से वैज्ञानिक थे? गेरोड नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो जीन होते हैं उनमें आनुवंशिकी लक्षण जो लाए, वो लक्षण किसके आधार पर ला रहे थे? ये लक्षण इन्हीं के आधार पर लाया जा रहा था कि जो जीन है वो आरएनए का निर्माण करता है और उपापचयी रोगों का निर्माण करता है। उपापचयी रोगों की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे गेरोड। तो उपापचयी रोग किसे कहेंगे? इनको, ये जो डीएनए है, डीएनए कहीं ना कहीं जीन का निर्माण करता है। छोटे से भाग में जीन होता है, और जीन आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए कहीं ना कहीं प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन कहीं ना कहीं
एंजाइम के अंदर पाया जाता है। तो आई बात समझ में। तो हम जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझा सकती हूँ कि मेरे अंदर डीएनए है, मेरे अंदर डीएनए है। डीएनए क्या है? डुप्लीकेट जो होती है, डुप्लीकेट फोटोकॉपी करने का काम करता है। आगे समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो डीएनए होता है, डीएनए कहीं ना कहीं डीएनए के छोटे से भाग में जीन है, मेरे अंदर जीन है। उस जीन की वजह से ही तो लक्षण आ रहे हैं। मेरे माता पिता से मैं लक्षण लाई हूँ तो वो जीन की वजह से ला रही हूँ। हाँ, तो फिर आए कौन? फिर आए मेंडल नाम के वैज्ञानिक। मेंडल वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, वो ही मेंडल। वो मेंडल आए और इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने खोज की अच्छे से, इनकी भाषा में, हमारी भाषा में समझा रही हूँ मैं, अपनी भाषा में, कि वो आए मेंडल और कहा इन्होंने कि यार ये जो लक्षण है, उन लक्षणों को कहीं ना कहीं माता पिता से वो बच्चा लेकर जा रहा है, बच्चे के अंदर आ रहे हैं तो वो माता से और पिता से जो लक्षण आ रहे हैं वो बच्चे में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, उन लक्षणों को ले जाने वाला कौन है? तो उन लक्षणों को ले जाने वाला कौन था? उन लक्षणों को ले जाने वाला था जीन। हाँ, जीन था वो। देखो, हमारे शरीर में जो है ये एंजाइम बन रहे हैं। अगर ये एंजाइम है, एंजाइम के अंदर जीन है, अगर वो जीन खराब हो जाएगा तो हमारे अंदर जो केमिकल प्रोसेस जो हो रही है, जैसे ये जो लक्षण है वो जा रहे हैं, तो वो लक्षण फिर थोड़े जाएंगे, वो लक्षण नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो जीन जो है वो जीन ही काम कर रहा है लक्षणों को ले जाने का। अगर वो ही खराब हो जाएगा तो ये प्रोसेस ही नहीं होगी, और ये प्रोसेस नहीं होगी तो हमारे अंदर माता पिता के लक्षण ही नहीं आएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो डन करना दोस्तों। उपापचय रोगों की खोज की, है ना, उपापचय रोगों की खोज की, इसके अंदर 3 रोगों की और खोज की। इसीलिए इन गेरोड नाम के वैज्ञानिक को मानव आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव आनुवंशिकी का जनक। मानव आनुवंशिकी का जनक भी इन गेरोड नाम के वैज्ञानिक को ही कहा जाता है। फिर बात करें हम अगले वाले क्वेश्चन की, तो इन्हें गेरोड नाम के वैज्ञानिक थे, इनको हम जैव रासायनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं, है ना। फिर हम बात करें मुख्य, अगर आप लेना चाहो, अगर ये स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्य आनुवंशिकी शब्दावली की बात करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कारक को हम फैक्टर भी कह सकते हैं, फैक्टर, या हम इसे कैसे कह सकते हैं? एलिमेंट, ये इन्हें को कह सकते हैं। हम बात करते हैं कारक की, ठीक है। तो मेंडल ने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, हाँ, तो उनको नाम दिया कारक का। लेकिन फिर बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए 1909 के अंदर, फिर आए दूसरे वैज्ञानिक 1909 के अंदर। 1909 के अंदर आए थे जोहानसन नाम के वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने 1909 के अंदर इन कारकों को जीन नाम दे दिया। कौन सा नाम दिया? जीन। ठीक है, तो समझ आई ये बात कि जीन नाम किसने दिया? और जॉनसन ने दिया जीन नाम, और एलिमेंट यानी जो कारक है वो नाम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। यहाँ तक समझ आई। बात करते हैं हम कारकों की। तो कारक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे? एक तो होता है अप्रभावी, यानी एक होता है मुरझाया हुआ। एक देखो, एक लड़का है मोटा सा, तगड़ा सा, खट्टा खट्टा, बहुत अच्छा, उसमें सभी पूरी मतलब जो सभी प्रोसेस होती है वो सभी होती है, वो उसमें सब प्रक्रियाएं होती है। लेकिन एक जो इंसान है या जो बच्चा है उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो ऐसे लटका हुआ रहता है, वो ऐसे घूमता है, ऐसे दुबला पतला, मेरे जैसे दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला है। तो वो क्या है? वो जो हट्टा कुट्टा बच्चा है उसे हम प्रभावी नाम दे सकते हैं। इन कारकों के अंदर 2 कारक आते हैं, पहला है प्रभावी और दूसरा है अप्रभावी। अब इनके अंदर जो चिन्ह थे, देखो ये कौन सा? पहला था प्रभावी और दूसरा है अप्रभावी। इन्हें प्रभावी को तो हम कहते हैं डोमिनेंस, और इसे हम डोमिनेंट कह सकते हैं, डोमिनेंस नहीं कह सकते, डोमिनेंट कह सकते हैं। और अप्रभावी को रिसेसिव कह सकते हैं, रिसेसिव।
हम अप्रभावी को रिसेसिव कह सकते हैं। तो ये जो चिन्ह थे इनके अंदर चिन्हों का प्रयोग किया गया। इस प्रभावी जो है, प्रभावी जो लक्षण है, प्रभावी लक्षणों को हम कैपिटल टी का नाम देते हैं और अप्रभावी को हम स्मॉल टी का नाम देते हैं। आई बात समझ में? इन चिन्हों को नाम देने वाले वैज्ञानिक थे, इन चिन्हों को नाम देने वाले वैज्ञानिक थे मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टी और टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी नाम दिए, यानी इन चिन्हों का प्रयोग किन्होंने किया? तो टी.एच. मॉर्गन ने। यहाँ तक समझ आई? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।